वो यहाँ 1881 में ब्यावर में आ गए थे और 1885 में सबसे पहले राजपूताना कॉटन प्रेस की स्थापना ब्यावर में की थी। सबसे पहली इंडस्ट्री उन्होंने लगाई थी राजपूताना कॉटन प्रेस ब्यावर में। लेकिन ऋषि दयानंद के उपदेश से, आदेश से वो जो है लंदन चले गए। उनके बच्चे नहीं थे, उनकी एक पत्नी थी भानुप्रिया और एक वो स्वयं, दो ही थे। वो दोनों चले गए यहाँ से। राजपूताना कॉटन प्रेस आज भी यहाँ है, उसकी ज़मीन है, लेकिन यहाँ के लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कि यहाँ एक म्यूजियम बनाया जाए और श्यामजी कृष्ण वर्मा की यादें जो है ताज़ा रखी जाए। 1930 में श्यामजी कृष्ण वर्मा का स्विट्जरलैंड में जिनेवा में निधन हो गया। उनका और उनकी पत्नी के अस्थि कलश वहाँ रखे हुए थे। सन 2006 के 2 के अंदर हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए और उनके अस्थि कलश को लेके आए। तो वहाँ मांडवी के पास में, उनके गांव के पास में एक विशाल बहुत स्थान बनाया और दोनों कलश जो है दर्शनार्थ जनता के दर्शनार्थ रख दिए। अभी भी वो दोनों कलश दर्शनार्थ रखे हुए हैं। तो ये हमारे श्यामजी कृष्ण वर्मा का दूसरा शौर्य था, हमारे ठाकुर गोपाल सिंह खरवा। ठाकुर गोपाल सिंह खरवा एक ऐसे दिलेर व्यक्ति थे कि जो किसी भी फिजा से नहीं डरते थे। 1913 में इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी आर्मी की स्थापना की शामगढ़ के अंदर, क्योंकि शामगढ़ जो है वो यहाँ की अंग्रेजी जो सीमा है उससे लगती हुई थी। तो वहाँ जो है अंग्रेज सैनिक जो है काम नहीं कर सकते थे। तो यहाँ जो है क्रांतिकारियों को किताबी ज्ञान यहाँ दिया जाता था और उनको व्यवहारिक ज्ञान वहाँ दिया जाता था। चांदमारी करने के लिए, हथियार बनाने के लिए, हथियार चलाने का प्रशिक्षण वहाँ दिया जाता था। ब्यावर के अंदर हमारे जो अभी आपके वर्तमान में शांति टायर है, वहाँ हमारे एक बगीची हुआ करती थी चिरंजी लाल जी भगत की। वहाँ के अंडरग्राउंड जो है उसमें इनको किताबी ज्ञान देते थे। बड़ा जंगल था बियावान। और एक सेंडड़ा रोड पे नाहरमल जी की बावड़ी थी, वहाँ भी इनको जो है ये ज्ञान दिया जाता था। और यहाँ जो पुराने क्रांतिकारी जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे आए, अज्ञातवास में रहे प्रशिक्षण के समय में, तो ये लोग वहाँ रहते थे, अज्ञातवास में रहे 40 दिन तक। यहाँ तो सवाल ये उठता है कि इन क्रांतिकारियों को महफूज रखने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए, अधीक्षण देने के लिए, निर्देशन देने के लिए यहाँ ये एक माकूल जगह थी पूरे भारतवर्ष में। इसलिए तमाम भारत के क्रांतिकारी यहीं प्रशिक्षण लेने आते थे, चाहे वो बंगाल के थे, चाहे उत्तर भारत के थे, चाहे मध्य भारत के थे, चाहे बम्बई प्रांत के थे, सब क्रांतिकारी यहाँ आते थे। कारण ये कि पहले यहाँ श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, दूसरे हमारे ठाकुर गोपाल सिंह जी खरवा थे, तीसरे हमारे सेठ दामोदर दास राठी, तिलक युग के भामाशाह दानवीर सेठ दामोदर दास राठी, तिलक युग के महाराणा प्रताप ठाकुर गोपाल सिंह जी खरवा। दानवीर सेठ राठी जी की वजह से यहाँ सारे क्रांतिकारी आते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ब्यावर पधारे। उन्होंने कहा, सेठ साहब मैं एक बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, मुझे आपके आर्थिक सहायता चाहिए। उन्होंने कहा, पंडित जी कितना खर्चा लगेगा? कि खर्चा तो आपको मैं दे दूंगा, आपको जो है शुरुआत में जो आप चाहते जो दे दो। तो 1 लाख चांदी के कलदारों की थैली उन्होंने उस समय उनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए भेंट की। 1908 में जब यहाँ हमारे महर्षि दयानंद वो आपके अरविंद घोष आए, तो उन्होंने कहा कि मैं पांडिचेरी में एक विश्वविद्यालय बना रहा हूँ, सेठ साहब आपकी आर्थिक सहायता चाहिए। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव कितना खर्चा लगेगा? खर्चा लगता रहेगा, अभी तो आप जितना देना चाहें दे। तो उन्होंने भी 1 लाख चांदी के कलदारों की थैली उस समय जो है हमारे महर्षि अरविंद घोष को भेंट की। तो हमारे ऐसे दानवीर सेठ दामोदर दास राठी थे, इनकी वजह से हमारे सारे क्रांतिकारी भारत में आते थे और ये क्रांतिकारियों का जो है मुख्य प्रमुख केंद्र बन गया था ये प्रशिक्षण का। अच्छा, एक बात और बताओ, जो सब लोगों के जबान पे है कि ब्यावर को जिला क्यों नहीं बनाना चाहिए? ब्यावर को जिला क्यों नहीं बनाना चाहिए? अच्छा, क्यों नहीं बन रहा है? अब आप मुख्य प्रश्न पर आ गए। ऐसा है श्रीमान जी, ब्यावर ने कई रंग देखे। सबसे पहले इसकी स्थापना हुई बफर स्टेट से, जो मेरवाड़ा के नाम से बफर स्टेट था। ये हमारा बफर स्टेट रहा।
और ब्लैक हो गई चेहरा। हैं? हाँ नहीं हाँ हाँ बोलो। तो जिला, हाँ, अब जिले की बात पर मैं आपको आ रहा हूँ कि ये हमारे स्थापना से स्वतंत्र बफर स्टेट रहा मेरवाड़ा के नाम से और 100 साल तक रहा। उसके बाद में इसमें परिवर्तन आया क्यों कि ये 84 गांवों को मिलाकर के जो एक समूह बनाया गया था उसको मेरवाड़ा नाम दिया था उन्होंने। उसमें मेवाड़ के 32 गांव थे, मारवाड़ के 21 गांव थे और अंग्रेजों के जीते हुए 31 गांव थे। तो 84 गांवों का समूह बनाया। उनके जो गांव लिए थे उन्होंने 99 साल के लीज पर लिए थे, मेवाड़ के मारवाड़ के। वो समय 1938 में ख़त्म हो गया। तो उन्होंने कहा भाई इनका नवीनीकरण कर दो। तो उन्होंने कहा हम नवीनीकरण नहीं करते हैं, हमारे गांव लौटा दो। तो बाकी जो गांव बचे वो स्वतंत्र गांव रहे और ये स्वतंत्र इलाका ब्यावर मेरवाड़ा रहा। अब इसको किसी को मालूम नहीं है कि ऐसा स्वतंत्र इलाका भी हिंदुस्तान में है क्या, कि जहां सारी दुनिया ही उसकी जो है मालिक है। असली मालिक तो यहाँ की जो है जो मेर जाति थी, जो पहाड़ी जाति थी वो थी, क्योंकि उनके ऊपर अधिकार किया था हमारे अंग्रेजों ने। पर भारत जब स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेज तो चले गए। अब वो वापस उनकी ज़मीन होनी चाहिए, उनको तो मिली नहीं बेचारों को, और वो जानते भी नहीं थे कि ये हमारी ज़मीन है। तो यहाँ माफिया शासन और प्रशासन ने मिली भक्ति कर करके ये 56 साल से ये जो है ये ज़मीन का खेल खेल रहे हैं और ये ज़मीन को हड़पते जा रहे हैं। तो ये यहाँ का जो है खास काम हो रहा है, ये किसी को भी मालूम नहीं है। ब्यावर को जिला इसीलिए नहीं बनाया जाता है कि यहाँ अथाह संपत्ति है, प्राकृतिक वन संपत्ति है, यहाँ खनिज संपत्ति है और यहाँ भू संपदा है। खनिज संपत्ति भी बहुमूल्य है। यहाँ हीरे जवाहरात, पन्ना, लाल, माणक, मोती, ये सारे जो है इस क्षेत्र के अंदर है, सोना चांदी। तो ये खनिज क्षेत्र है। यहाँ की भू संपदा बहुत काफ़ी मूल्यवान है, यहाँ का वन क्षेत्र बहुत मूल्यवान है। तो ये लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि की वजह से ही इस ब्यावर को जिला नहीं बनाना देना चाहते हैं। 1951 में तो जब ये भारत स्वतंत्र हुआ था तो इससे पहले अंग्रेजों का ये केंद्र शासित प्रदेश था मेरवाड़ा। उसके बाद में जब स्वतंत्र हुआ तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश रहा सन 51 तक। 52 में इस मेरवाड़ा को भारत का एक राज्य बना दिया, मेरवाड़ा राज्य, और अजमेर भी इसके साथ जोड़ दिया और अजमेर मेरवाड़ा राज्य दे दिया। ये राज्य 30 अक्टूबर सन 1956 तक अजमेर मेरवाड़ा राज्य था भारत का। लेकिन इसको छोटे राज्य को बड़े राज्य में मिलाने की सरकार की नीति के तहत इसको राजस्थान में मिलाया जाना था। तो अजमेर मेरवाड़ा के सामने ये प्रश्न रखा कि हम आपको राजस्थान में मिलाना चाहते हैं। हम चूंकि अजमेर में आपके राजस्थान की राजपूताना की केंद्रीय प्रदेश है, क्योंकि ये भौगोलिक दृष्टि से केंद्र भाग में है, इसलिए हम इसको जब राजस्थान में मिलाएंगे तो अजमेर को राजधानी बनाएंगे। और ब्यावर चूंकि उद्योग और व्यापार में सबसे ज़्यादा विकसित मंडी है, इसलिए हम इसको जिला बनाएंगे। तो ये इन्होंने जो है शर्त रखी थी इसके सामने, अजमेर को हम राजधानी बनाएंगे, ब्यावर को जिला बनाएंगे। तब इन्होंने ये अजमेर मेरवाड़ा ने ये रजामंदी दी थी कि ठीक है। लेकिन इनके साथ चालबाजी की, तत्कालीन सरकार ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की और इनको मिलाते समय अजमेर को तो बना दिया जिला और ब्यावर को इन्होंने जबरिया उपखंड बना दिया। तो वो जो सन 56 से 1 नवंबर सन 56 में जो हमारी यहाँ की तत्कालीन सुखाड़िया सरकार ने जो हमारे साथ हठधर्मिता की, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, वो नाइंसाफ़ी आज भी 13 राज्य सरकारें आ गई, 9 राज्य कांग्रेस की सरकारें आ गई, 4 राज्य हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आ गई। लेकिन सब जो है वोट लेने के लिए तो उस समय घोषणा करते हैं कि ब्यावर को जिला बनाएंगे, और जब वोट मिल जाते हैं उनको और जब गद्दी नशीन हो जाती है तो वो जो है वादा खिलाफी करते हैं, ब्यावर को जिला नहीं बनाते हैं। तो ये मेरा तो ये मानना है कि डिक्सन साहब की छतरी को हटाने से ये जो एक सांप्रदायिक जो एक रिक्तता हुई
यहाँ जो एक सद्भाव खत्म हुआ, और वही कारण ये है ब्यावर को बर्बाद करने में आज भी जो है खास महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बहुत अच्छा बोले भाई साहब। अब आपसे मैं सवाल करूँगा 3-4 जो अपने ब्यावर से खाने वाले के बारे में है। ब्यावर के खाने के बारे में है, तो ब्यावर में खाने पीने की चीज़ें क्या क्या बढ़िया है, मतलब खाने पीने के हिसाब से आप बताओ। जैसे तिलपट्टी तो फेमस है, उसके अलावा ब्यावर में क्या चीज़ें जो लोगों को पसंद आती है खाने पीने के बारे में बताओ, खान पान के बारे में। ये तो देखो जी, ऐसा है, ब्यावर तो अपने रंग हजार। ब्यावर से जो है सूचना का अधिकार चालू हुआ। ब्यावर हमारे वीर प्रसूताओं की भूमि है। यहाँ के जो हमारे सूरवीर है वो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। उनके बाल बच्चे, उनके औरतें सब जो है मुफलसी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज 56 साल हो गए, 65 साल हो गए भारत को स्वतंत्र हुए, लेकिन उनका जीवन आज भी वैसा का वैसा नारकीय जीवन है। उनके बच्चों की कोई सलामती नहीं है। सरकार उनके लिए कोई जो है किसी तरह की विकास की योजना नहीं करती है। अब हमारा 1975 के अंदर जब यहाँ एक नगर सुधार न्यास स्थापित किया गया था, तो यहाँ ये रेत के कारखाने लगाने वालों ने कह दिया कि नहीं, ये सुधार हटाओ, नगर सुधार न्यास, तो हम यहाँ रेत का कारखाना लगाएंगे। तो उन्होंने ये मिट्टी के कारखाने लगा करके जो कारखाने चालू थे उनको तो सबको हटवा दिया। जो हमारे जो 3 कपड़े की सूती मिलें थी, जो हमारे 15-20 जो जिनिंग कॉटन प्रेस थे, उनको सबको धूली दूषित करवा दिया। ये हमारे यहाँ जो ऊन का व्यापार था, हमारे यहाँ रुई का व्यापार था, हमारे यहाँ सराफा व्यापार था, हमारे यहाँ अनाज का व्यापार था, उन व्यापार को बंद करवा दिया, उनको दूसरी जगह भिजवा दिया। तो हमारे 5000 तो व्यापारियों को और 5000 हमारे मजदूरों को बेरोजगार कर दिया। एक परिवार में अगर 5 मेंबर होते हैं तो 25,000 लोगों का, 25 और 25 50,000 लोगों का जो है पेट भराई खत्म कर दी इन्होंने, बेरोजगार कर दिया। अब ये जो रेत के कारखाने वाले हैं, ये इस कमाई को कर करके अपने यहाँ से कमा करके ये धन बाहर ले जा रहे हैं। ब्यावर के किसी लोग को जो है यहाँ रोजगार नहीं देते हैं, इनको बेरोजगार कर दिया। बाहर के दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ नौकरी देते हैं। सरकार भी इस टैक्स को ब्यावर के विकास के लिए खर्च नहीं करती, ब्यावर के बाहर के विकास के लिए खर्च करती है। तो ये इनका जो विषमता का, ये इनका जो सौतेला व्यवहार है सरकार का और यहाँ के मालिकों का, जो रेत के कारखाने लगा करके यहाँ से लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए बना दिए। अभी तक 10 लाख करोड़ रुपए अभी तक बना करके ले गए। 10 लाख करोड़ सरकार ले गई। इन्होंने ब्यावर को क्या दिया? ब्यावर को तो बर्बाद कर दिया। तो सवाल इस बात का है कि ब्यावर को पनपाने के लिए इन लोगों को या तो इनके ऊपर ये दबाव डाला जाए कि भाई आपकी जो है कुछ परसेंटेज ब्यावर के विकास के लिए खर्च करोगे, और अगर वो नहीं विकास करते हैं तो इन कारखानों को यहाँ से हटाया जाए। ब्यावर के लोगों को जो है यहाँ इनको जो है रोजगार के लिए माकूल व्यवस्था की जाए। तो सवाल ये हो रहा है कि यहाँ जैसे आप कह रहे हो तिलपपड़ी यहाँ की फेमस इसलिए है कि यहाँ 2 तार की चाशनी वो नवंबर के महीने से चालू होती है और यहाँ मार्च के महीने तक रहती है। ये जो क्लाइमेट है हमारा, जैसे आर्द्र जो है जलवायु कहते हैं, ये 4 महीने रहता है। उस समय ये जो 2 तार की चाशनी है, इससे जो है ये हमारा जो पापड़ है इसका तिल्ली का, ये बेलने से जो है बढ़ जाता है, पापड़ बन जाता है। ये एक कला है और यहाँ की जो है आब हवा में ही इसका जो है ये मिठास है और इसका जो है स्वाद है। इसलिए ब्यावर की तिलपपड़ी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये सीजनल जॉब है, 4 महीने ही चलता है। ब्यावर के अंदर सुंगनी तंबाकू के कल कारखाने, कुटीर उद्योग है। ब्यावर के अंदर बीड़ी उद्योग है, ये भी कुटीर उद्योग है। ब्यावर में तिलपपड़ी का उद्योग है, ये भी कुटीर उद्योग है। यहाँ के परंपरागत उद्योग भी है, जैसे जुलाहे हैं वो दरी बनाते हैं, रस्से बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो लोहार है वो डोलची बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ के और जो है ये आपके जिंगर है, ये मोजड़ी बनाते हैं, जूतियाँ बनाते हैं। तो यहाँ एक परंपरागत उद्योग भी है, यहाँ कुटीर उद्योग भी है, यहाँ जो है लघु उद्योग भी है और यहाँ वृहद उद्योग भी है। लेकिन सरकार की उदासीन पूर्ण नीति के कारण ब्यावर नहीं पनप पा रहा है। सरकार अगर ये चाहे कि ब्यावर को आगे बढ़ाना है तो ब्यावर मुश्किल से 10 दिन के अंदर, 10 महीने के अंदर ब्यावर सारी दुनिया में सबसे ऊपर होगा। सरकार की नीति गलत है। हमारे
आपको 10 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये यूनिट जो उद्योगों को जो बिजली दी जाती है, अगर यही बिजली 60 पैसे दी जाए, 50 पैसे यूनिट दी जाए और कुटीर उद्योग के लिए कच्चा माल घर घर के अंदर दिया जाए, तो नहीं यहाँ से भूखमरी भी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, महंगाई भी खत्म हो जाएगी और यहाँ वापस खुशहाली आ जाएगी। लेकिन सरकार नहीं चाहती है, ये उनको कुटीर उद्योग नहीं देना चाहती है। ये हमारा दीक्षण साहब ने जो कुटीर उद्योगों का जो अभियान चलाया था या परंपरागत उद्योगों का अभियान चलाया था, वो अभियान वापस यहाँ शुरू होना चाहिए। और तो ब्यावर की सामाजिक समस्याएं क्या है? जैसा आपने तो बताया कि ब्यावर में जो भी कुटीर उद्योग कम होते जा रहे हैं तो लोगों को भूखमरी हो रही है या क्या हो रहा है, तो ऐसे क्या सामाजिक समस्या है? इसका कारण ये है जी कि अंग्रेजों ने जब इनके साथ में व्यापारिक समझौता किया, दूसरे देशों के लोगों ने भारत के साथ जो समझौता किया, वो ये किया कि आप हमारे से जो भी लोन लेंगे वो हमारी शर्तों पे लेंगे। पहली चीज़ तो डॉलर में लेंगे, दूसरी चीज़ हमारी ब्याज जो हम चाहेंगे वो ब्याज दर लेंगे हम, तीसरी चीज़ हमारे को आपको इतना माल हमारे को जो देना पड़ेगा। तो इनकी जो विषम जो शर्तें थी, इसकी वजह से भारत पिटता जा रहा है। नहीं तो भारत तो सोने की चिड़िया है। आज भी भारत के अंदर आज भी आप ये देखो कि 5200 टन सोना अगर यहाँ पड़ा हुआ है हिंदुस्तान में, तो 5200 टन सोना किसे कहते हैं? 5200 टन सोना पूरे विदेश का जो है 5%, आपके ऑस्ट्रेलिया में 1% जमीन है कृषि योग्य, लेकिन भारत में 30% जमीन है कृषि योग्य। तो भारत तो अभी भी सबसे आगे है, लेकिन इनकी जो दोषपूर्ण नीति है, विदेश नीति है, इसकी वजह से भारत पिट रहा है और इसकी वजह से गरीब गरीब होता जा रहा है। ये कह रहे हैं हम गरीबों को हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीब नहीं हटा रहे हैं, गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीबों को हटा रहे हैं। तो ये इनकी जो नीति है वो दोषपूर्ण है। मेरा यही कहना है कि यहाँ अगर आप सस्ती बिजली दो, कच्चा माल दो, यहाँ जो है आप जो है कुटीर उद्योग लगाएं और उनके माल को बेचने के लिए आप सब्सिडी दो। अगर वो कहते हैं कि आपका माल बेचने के लिए हम आपको सब्सिडी देंगे, तो भारत जो है सबसे पहला देश होगा दुनिया में जो सबसे ऊपर होगा। लेकिन इनकी नीति जो है सही होनी चाहिए। तो हमारी कामना यही है कि भारत सबसे ऊंचा हो और ब्यावर भी सबसे ऊंचा बढ़े। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।